Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and we are discussing, we are completing the GATE zoology course. Okay, and here it is. Here is another lecture of the GATE zoology course, that is hormones and their action. बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और हम ये कह लें कि यहाँ से हमको ऑलमोस्ट मतलब 50-60% 70% चांस है कि हमको हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। एक भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है ये, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने समअप करने के लिए कोशिश करी है आपके लिए कि मैं उनको समअप कर पाऊँ। तो देखते हैं कि करके किस तरीके से चीज़ें हमारी हमको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की या इंट्रोडक्शन की, तो किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं और उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली सिर्फ एक हार्मोन को अगर आप डिफ़ाइन करो तो हार्मोन इज़ एक्चुअली अ केमिकल एंटिटी, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है। बेसिकली हार्मोन्स की सिग्नलिंग में एक सोर्स होता है जहाँ से वो हार्मोन रिलीज़ होता है और एक हमारे पास टारगेट होता है। तो उस सोर्स से निकलने के बाद हार्मोन बाकी सभी रास्तों से होते हुए, मतलब अलग अलग वेज के थ्रू होते हुए उस टारगेट तक पहुंचता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन रास्ते में किसी सेल से मिलता नहीं है, किसी और सेल से इंटरेक्ट नहीं करता है, लेकिन उन सेल्स पर रिसेप्टर्स नहीं होते। तो एग्जैक्टली जो टारगेट होगा वो जब तक रिसेप्टिव नहीं होगा इस हार्मोन के लिए या किसी हार्मोन के लिए, तब तक हमको इस हार्मोन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी सोर्स ऑर्गन है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, वो एक मैसेज भेज रहा है। अब वो खुद तो जा नहीं सकता। अब अगर आपके ब्रेन को कोई मैसेज देना है, आपके लीवर को, ठीक है, या कोई मैसेज देना है आपके इंटेस्टाइन को, पैंक्रियास को, किसी को भी, तो वो खुद तो जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि ब्रेन इधर से गया, इधर बताया, फिर ऊपर चला गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये इमोबाइल से हमारे ऑर्गन्स अंदर, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे मैसेंजर्स का यूज़ करते हैं। उन मैसेंजर्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। ये केमिकल एंटिटीज़ होती हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, मतलब पेप्टाइड हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है हमारे, ठीक है, कुछ हमारे शुगर मोइटीज़ हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट मोइटीज़, कुछ प्रोटीओग्लाइकेंस, कुछ अलग अलग बहुत सारे तरीके के मतलब लिपिड्स हो सकते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं हमारे पास। तो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स से ये अलग अलग टाइप के हमके हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जो हमारे सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ से सेक्रेट किए जाते हैं और अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक ये वो मैसेज लेके जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमको जो ग्लैंड्स मिलती हैं, जो सिस्टम मिलता है जो कि हमारे हार्मोन को सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे हमारी बॉडी में दो तरीके का मेजर सिस्टम है बस, एक है एंडोक्राइन, एक है हमारा एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है जो कि डक्ट्स इस्तेमाल करता है अपने सेक्रेशन को आगे भेजने के लिए, अपने सेक्रेशन को आगे पहुंचाने के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये डक्टलेस सिस्टम होता है। डक्टलेस, ये अपना सेक्रेशन डायरेक्टली रिलीज करता है जो भी आउटर फ्लूइड होता है, आउटर सेलुलर एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। तो ये डक्टलेस सिस्टम है जो हमको एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे ये मैसेंजर जो हैं वो सेक्रेट किए जाते हैं और फिर ये अपने जो ये डिस्टेंसली मतलब हमारे डिस्टेंस पे होते हैं कुछ टारगेट ऑर्गन्स, वहाँ जाके ये हिट करते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके ये हमको अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए मिलते हैं। तो होता क्या है, हमारा जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो सब कुछ कंट्रोल करके रखता है इसी हार्मोन्स की मदद से। एक ऑर्गन ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, सब ऐसे एक दूसरे से आपस में बात करते हुए काम करते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें जहाँ से ये हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, क्योंकि अगर आप हार्मोन्स के एक्शन और उनके फंक्शन के बारे में बात जानने वाले हो तो ये ज़रूरी आपको ये पता हो कि कौन सा हार्मोन किस जगह से आपको निकलता हुआ मिल रहा है। तो अगर हम मेजर ग्लैंड्स की बात करें हमारी बॉडी में, तो हमको पीनियल ग्लैंड देखने को मिल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, पैंक्रियाज है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है एंड एड्रिनल ग्लैंड है जो कि हमको देखने को मिल रही है ना।
जिसमें कि जो हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे न्यूरो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, यानी कि ये ब्रेन में हमको देखने को मिलती हैं या ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनको हम न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हमारी मास्टर ग्लैंड्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को मेजरली रेगुलेट करती हैं। ठीक है, या हम ये कह लें हाइपोथैलेमस तो हमारा वैसे भी पूरा ही होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपका अलग अलग हार्मोन्स के थ्रू मेजरली सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस यानी कि बॉडी में फ्लूइड ऑस्मोसिस का रेगुलेशन, ऑस्मोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन, ये सब बना के रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से अलग है। अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमको देखने को मिलती है जो कि डक्ट को यूज़ करती हैं। ठीक है, थ्रू डक्ट्स वो कहाँ मिलता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है हमारी। ठीक है, जिसे हम सिबेशियस ग्लैंड कह रहे हैं स्किन में। तो ऐसी ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स का यूज़ कर रही हैं वो हमको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं हमारी, और ऐसी ग्लैंड जो कि डक्ट को नहीं यूज़ करती हैं उनको हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खास बात है पैंक्रियास की। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पास जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन शो करता है। कैसे, अगर आप उसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करो तो वो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये सब। ठीक, अगर आप उसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करो तो वो डक्ट को यूज़ करते हुए ढेर सारे हार्मोन्स प्लस डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में जाते हैं, जैसे कि हमारे पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, लाइपेज है, हमारे प्रोटीएज हैं, ये सब हमारे पैंक्रियास से निकल के डाइजेस्टिव जूसेस की फॉर्म में जाते हैं इंटेस्टाइन में, और वो भी डक्ट यूज़ करते हुए। तो पैंक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। यह हमारे फर्स्ट जो ऑर्गन है जहाँ से हमको देखने को मिल रहे हैं जो मेन होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में ज़्यादातर सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सिर्फ ऑस्मोटिक बैलेंस ही नहीं, सिर्फ होम्योस्टेसिस ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको कोई अगर फीलिंग हो रही है, ठीक है, लव है, आपको फीवर है, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ ये हाइपोथैलेमस ही आपको क्या करेगा, इंड्यूस करवाता है कि हाँ अब आप खाना खा लो, अब आप पानी पी लो, अब आप ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, और जो आपके टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं उसमें भी हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि हाँ मुझे बाइक चला ली मैंने एक बार, बहुत मज़ा आ गया, मैं बार बार बाइक चलाऊंगा, रोज़ बाइक ही चलाता रहूँगा, बाइक पे ही सो जाऊँगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपको टेम्परेरी प्लेजर्स दिलवाता है, हालांकि इतना नहीं। ठीक है, बाइक पे मत सोना। तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें कि वो क्या कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली ज़्यादातर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और सर्टेनली जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, वो सब रेगुलेट करने का काम कर रहा है। किस तरीके से रेगुलेट करता है, यही ढेर सारे हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर सेक्रेट करके। तो इसको हम कह भी रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम या न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सिंथेसाइज करता है न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है। न्यूरो हम यहाँ पे वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक तरीके से डायरेक्टली फंक्शन नहीं करते, वो सिर्फ और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसीलिए इनके हार्मोन्स का नाम जो है वो रिलीजिंग हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दिया गया है। रिलीजिंग हार्मोन्स क्यों, क्योंकि ज़्यादातर इसके हार्मोन्स ऐसे हैं हाइपोथैलेमस के जो जब जाके पिट्यूटरी को बताते हैं तब पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे बॉडी को सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। कौन कौन सी चीज़ें, बॉडी का टेम्परेचर है, जो आपके फीवर आता है या नहीं आता, हंगर है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके पेरेंटिंग के, यानी कि हमारा जो एलोस्ट्रिक बिहेवियर है, वो अटैचमेंट है किसी को आपसे, ठीक है, या आपको किसी से, तो वो चीज़, आपको प्यास लगी है, आप थकान है, आपको नींद आ रही है, सर्केडियन रिदम्स हैं। तो मेजरली हमारी बॉडी की सभी मेजर एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस हमारा देख रहा है ना। तो जो अगर हाइपोथैलेमस निकाल दे फिर उसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर बड़ी दिक्कत भी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका ऑस्मो रेगुलेशन ही बिगड़ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमको हाइपोथैलेमस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पास हाइपोथैलेमस की। और हाइपोथैलेमस के ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। जब ये पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं तब पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं या सेक्रेट होते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का मेजरली यहाँ पे काम क्या है, वो ऐसे करके पीछे से पकड़े हुआ है, जैसे वो जो हार्मोन छोड़ना चाहता है वो बोलता है पिट्यूटरी से कि ये वाला हार्मोन छोड़ देना, पिट्यूटरी से वहाँ से वो हार्मोन सिंथेसाइज
हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH एंड सोमैटोस्टेटिन। इतने सारे हार्मोन्स हमको हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होते हुए मिल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, इस तरीके से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पास पास में एसोसिएटेड होते हैं। ये हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से हमारे ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही लोब्स पे जाके अपना काम करते हैं। वहाँ से फिर इस एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से हमको हार्मोन सेक्रेट होते हुए मिलते हैं। तो इनका रोल मैंने समराइज करने की कोशिश करी है एक चार्ट में, आपको इससे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ से हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से और वो आके काम कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो बेसिकली कौन कौन से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं हमारे पास? डोपामीन, ठीक है, डोपामीन इनहिबिटर है हमारे प्रोलैक्टिन का, ठीक है। प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास है TRH। TRH क्या कर रहा है? TRH जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, कहता है तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिंथेसाइज करो, ठीक है। फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH कहता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को कि तुम इसको सिंथेसाइज करो। किसको? पिट्यूटरी से जाके कह रहा है। सोमैटोस्टेटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है या उसको सिंथेसाइज करवाने का काम करता है। इसके साथ साथ जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये LH और FSH दोनों का सिंथेसिस, दोनों के सेक्रेशन करवाने में काम करता है। और हमको इनके फंक्शन पता है। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? लैक्टेशन करवाता है। TSH थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बनवाता है। ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल का सिंथेसिस करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन लीवर सेल से जो हमारे IGF है ना, उसको सिंथेसाइज करवाता है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और FH और LH जो है हमारे पास FSH और LH ये जाते हैं ओवरीज और टेस्टिस में। और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं यानी कि जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इन सब हार्मोन्स का सिंथेसिस करवाता है और स्पर्म सेल्स की सिंथेसिस करवाता है, उसका मेंटेनेंस करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हैं। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि हमें पहले पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी पता हो इसके, कि पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पिट्यूटरी का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी एक न्यूरो एंडोक्राइन हमारे पास ग्लैंड है। और इसकी जो खास बात ये होती है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ये दो लोब्स हमको देखने मिलते हैं। ब्लू वाला एंटीरियर लोब है, ये हमारा पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। और इन एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही लोब से अलग अलग हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये दोनों ही लोब्स हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, है ना। और क्या नाम, जो हमारे दोनों लोब्स हैं इनके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अगर हम देखें तो वो भी हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों के ही ओरिजिन हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ओरिजिनेट होती है रैथकेस पाउच से, जो कि फेरेंजियल एपिथेलियम में हमको देखने को मिलता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये ओरिजिनेट होती है न्यूरल टिश्यू की आउटग्रोथ से, जो कि हमको हाइपोथैलेमस की एक आउटग्रोथ की फॉर्म में देखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारे न्यूरल या हम ये कह रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से जो सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन एंड ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों ही हार्मोन अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं तो ये कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। ये आज भी, क्योंकि उसकी आउटग्रोथ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो सिंथेसाइज आज भी ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। स्टोर जाके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं और जब भी इनको सेक्रेट करना होता है तब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनकी
साइट ऑफ जो हमारा सोर्स है वो है, लेकिन सिंथेसिस इनकी आज भी हाइपोथैलेमस में होती है, क्योंकि जो इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है वो हमारे न्यूरल टिश्यू की आउटग्रोथ से हुआ है, जो कि हाइपोथैलेमस की थी। ओके, तो इस तरीके से हमको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखने को डिफरेंस मिलता है। और इनके कौन से हार्मोन्स हैं, अगर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें यहाँ पे, तो दोनों में ही हमको अलग अलग पूरा जो हार्मोन का सिस्टम है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो सेक्रेट किए जाते हैं हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू में, जो कि वहाँ पे होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं और सिर्फ वहाँ स्टोर होते हैं। हार्मोन स्टोरेज एरिया, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है तो वो हार्मोन सेक्रेट कर दिए जाते हैं, है ना। कौन कौन से हार्मोन्स हैं हमारे पास? हार्मोन्स हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के कई सारे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 ही होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में ज़्यादा होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें अगर, सबसे पहले तो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपके इसको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ करवाता है बॉडी की, है ना। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है बॉडी की, और इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। तो ये क्या करता है कि एक हार्मोन एनाबॉलिक या टिश्यू बिल्डिंग हार्मोन है, जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ इंड्यूसिंग फंक्शन को बढ़ा देता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेलुलर फंक्शंस को इंक्रीज करके हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिन है ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन है हमारा ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर। कौन है सोमैटोस्टैटिन, कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो कब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और कब उसे रोकना है, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस के हाथ में है। सेकेंड हार्मोन है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड ग्लैंड में, जो थायराइड ग्लैंड से हमको हार्मोन्स रिलीज करवाने हैं, ठीक है, T3 और T4। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाके हिट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे टारगेट पे पहुंचेगा, वहां से T3 और T4 को रिलीज करवा दिया जाएगा, और T3 T4 अपने फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करेंगे। थर्ड हार्मोन है हमारे पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH सिंथेसाइज किया गया है CRH के रिस्पॉन्स में, जो कि हाइपोथैलेमस से आया था। ये ACTH सेक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से और फिर जाता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड के पास। ठीक है, एक बार ये एड्रेनल ग्लैंड के पास पहुंच गया तो वहाँ पे जो हमारे कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रो हार्मोन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर देते हैं, और अल्टीमेटली हमको वो हार्मोन्स वहाँ से निकलते हुए मिल जाते हैं। कॉर्टिसोल जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो कि अभी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। उसके बाद है गोनेडोट्रोपिन नंबर 4। तो गोनेडोट्रोपिन जो है हार्मोन वो सेक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके लिए जरूरी है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स के लिए, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी प्रोडक्शन ऑफ गोनेडल हार्मोन्स के लिए जरूरी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये दोनों ही जब सिंथेसाइज होते हैं तो गैमेट्स का फॉर्मेशन और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोलैक्टिन, फिफ्थ हार्मोन, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होता है, और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन हमारे मतलब जो फीमेल्स हैं वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में जाके स्टिमुलेशन करता है मिल्क के रिलीज होने का। तो जब पार्चुरेशन होता है, यानी कि जब बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद मदर्स में प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज होता है फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 9 मंथ्स, और वो जाके मिल्क का जो रिलीज है वो करवाता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पे। तो बेसिकली 2 हार्मोन्स हमारे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों ही सिंथेसाइज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में, सिंथेसाइज या सेक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस में, रिलीज किए जा रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इस बात को बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है? चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेल्विक गिल्डल है उसको चौड़ा करना, स्मूथ मसल्स को, या हम ये कह लें जो क्या कहते हैं आपके प्रेगनेंसी के दौरान जब वेट गेन होता है या जब बेबी को
जो रखने का पाउच है, तो उस वक्त स्मूथ मसल्स को, जो यूट्राइन वॉल की स्मूथ मसल्स हैं, उसको रेगुलेट करना कि किस तरीके से वो रखें कि बेबी को प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम हमारा ऑक्सीटोसिन करता है। इसीलिए कई बार पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन को इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि बेबी के बॉर्न होने में ज़्यादा तकलीफ ना हो या दर्द ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH, जो उसका नाम है वैसोप्रेसिन, और ये भी वही वैसा ही हार्मोन है, सेकंड हार्मोन है न्यूरोहाइपोफाइसिस का, और इसका मेजर काम होता है यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होगी और किस तरीके से जो यूरिन का मतलब निकलना है, जो हमारा क्या कहते हैं आपका, जो आप वाटर लॉस कर रहे हो या यूरिन का आप जो एक्सक्रीशन कर रहे हो, तो वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, कितना होना है कितना नहीं होना है, वाटर इम्बैलेंस, बैलेंस, सारी चीज़ें एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली ये देखता है कि आपके ब्लड का जो थिकनिंग है वो कितनी है, ब्लड का डाइल्यूशन कितना है, कितना आपके ब्लड में पार्ट जो है वो वाटर है, कितना नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ से उसे पता चलता है कि आपको वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका ब्लड थिक हो रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से, ठीक है, यानी कि तब वो सिंथेसाइज होता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से, ताकि आपका ब्लड फिर से नॉर्मल हो पाए। और अगर आपका ब्लड थिन होता है तो फिर वो वाटर को लॉस होने देता है, वाटर का जो इम्बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए उसको निकलने देता है बॉडी से। ओके, और ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए। ये डिटरमाइन करेगा कब वाटर जो है लॉस करना है और कब वाटर को हमें एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ जो तो काफ़ी इधर पूछी जाती है मतलब एग्जामिनेशन में, कि आपका जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH जो होता है, इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये C2H5OH एज एन इनहिबिटर काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिंथेसिस का। तो अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो ये ADH को सिंथेसाइज नहीं होने देता, तो ADH को जब सिंथेसाइज नहीं होने देता तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसीलिए जो लोग इथेनॉल कंज्यूम करते हैं या C2H5OH कंज्यूम करते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर एक्सेसिव उन्होंने करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटर को वो रोक नहीं पाते, एक्सेसिव उनको यूरिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ थोड़ी सी पूछ ली जाती है कि इथेनॉल का ADH पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये फ़र्क पड़ता है इथेनॉल का ADH पे। तो ये थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की कहानी। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड। ये भी बड़ी मज़ेदार ग्लैंड है, ठीक है, ये भी बड़ी मज़ेदार है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें अगर, तो हमको ये कहाँ मिलेंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। इस तरीके से हमारी किडनी है बीन शेप्ड, ठीक, और इसके ऊपर हमको ऐसे एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी दोनों तरफ, है ना। और ईच एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट है वो सिर्फ 5 to 10 ग्राम्स होता है, ठीक है, 5 से 10 ग्राम की आपको ये एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगी, और दोनों के ऊपर ही आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा, है ना। और जब इन एड्रिनल ग्लैंड को आप ऐसे करके कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इनर पार्ट जो है उसको हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स, जो हमारा इनर जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं मेडुला, और इसके बाहर जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स। और इन कॉर्टेक्स और मेडुला से दोनों से ही अलग अलग हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन से सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एज इट इज नहीं छोड़ा गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर का नाम है जोना फेसिकुलेटा, और इनर लेयर का नाम है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं जो अलग अलग नाम हमको देखने को मिल रहे हैं, और इन तीनों से ही अलग अलग हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है, वो सिंथेसाइज करती है मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, जो कि सॉल्ट और वाटर बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जोना फेसिकुलेटा सेक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम है इनका। उसके बाद जो इनर लेयर है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस, ये सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज करती है। ओके, तो इसका जो हमको रोल है वो वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो हार्मोन्स हैं हमारे स्टेरॉइड्स हैं उसके
फंक्शनली सिग्निफिकेंट होने के, उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? जो हमारे सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस से। क्या है ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हार्मोन से, कौन सा हार्मोन से। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि हमको आउटर मोस्ट लेयर से देखने को मिल रहे हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की, उसमें क्या है ऐसा? तो कुछ हार्मोन्स हमारे यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं, जैसे कि उसमें एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो कि हमको सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है इस ग्रुप में मिनरलोकॉर्टिकॉइड के, और इसका जो मेन काम है वो किडनी से जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वहाँ से सोडियम, वाटर और जो हमारा पोटेशियम है उसका बैलेंस बनाए रखना। किस तरीके से आपको सोडियम एब्जॉर्ब करना है, किस तरीके से पोटेशियम एब्जॉर्ब करना है, ये एक्सक्रीट करना है, और किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करना है या एक्सक्रीट करना है। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो अल्टीमेटली इस तरीके से हमारा काम करता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहता है बॉडी का। आपने देखा हो कभी किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट के या तो कैप्सूल देते हैं या कहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉल पियो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें यही सब होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बना रहे, है ना। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को सिंथेसाइज मतलब हमको मेंटेन करना होता है। अगर इन हार्मोन्स का सेक्रेशन कम हो, यानी कि हाइपो सेक्रेशन हो, अगर इनका कम सेक्रेशन हो, तो एक डिजीज होती है, इसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज, ठीक है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि एडिसन्स डिजीज कैसे होती है। तो जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तब एडिसन्स डिजीज डेवलप होती है। और उसमें होता क्या, एडिसन्स डिजीज में लो बीपी देखने को मिलता है हमको, ठीक है, लो टेम्परेचर, रिड्यूस्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलता है, मस्कुलर वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और हाइपोग्लाइसीमिया हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा इन हार्मोन्स का तो हमको हाइपर टेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि सोडियम और वाटर जो है वो ब्लड में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। अगर आप बात करो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो यहाँ पे हमको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो देखने को मिल रहे हैं वो है कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन मेजरली, ठीक है। कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। और इनका सेक्रेशन जो है वो हमको ACTH के द्वारा देखने को मिलता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकल के आता है, यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि इसको आके बताता है हमारे मिडिल कॉर्टेक्स को कि अब तुम यहाँ से इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिंथेसाइज कर दो, ठीक है। और इनका जो मेजर काम होता है वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सभी के मेटाबॉलिक रिएक्शन को या इन सभी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। किस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है, किस तरीके से उसको सिंथेसाइज करना है, किस तरीके से आपको प्रोटीन तोड़नी है, किस तरीके से प्रोटीन बनानी है, कैसे लिपिड टूटनी है, बननी है, सारी चीज़ों को हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो मेंटेन करते हैं, ओके। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस के दौरान हमको देखने को मिलता है, जब स्ट्रेस होता है हमको, तो ये प्रोटीन का जो कन्वर्जन है, दे प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोजन, ओके, एंड फाइनली लिवर ग्लाइकोजन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यानी कि स्ट्रेस के दौरान जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है किसकी, ग्लूकोज की, तो प्रोटीन और लिपिड को तोड़ के क्या करते हैं कि ग्लाइकोजन बनाते हैं और ग्लाइकोजन से अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाता है। आपने कहा, देखा होगा, अपने घर में सुना होगा काफ़ी लोगों को कि कहा जाता है आप बहुत पतले हो गए हो, तो कोई आपको ज़रूर स्ट्रेस होगा, कुछ आप सोचते रहते होगे, तो स्ट्रेस के दौरान ऐसा होता है, इसीलिए लोग पतले हो जाते हैं, ठीक है। और कॉर्टिसोल जो है उसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, अस्थमा के, स्किन के, आई डिजीज़ के, ओके। अगर इनका हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो हमको कशिंस डिजीज़ डेवलप होती हुई मिलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन जो है वो फेस पे हो जाता है, नेक के पीछे हो जाता है, एब्डोमेन में हो जाता है, और हाइपर ग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया हमको देखने को मिलती है। ग्लाइकोसूरिया मतलब होता है कि अगर आप एक्सेसिव आपकी ब्लड में शुगर है तो आपको वो यूरिन में भी देखने को मिलेगी, यानी शुगर जो है वो यूरिन में निकलने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके की जब डिजीज होती है तो उसकी इस तरीके की सिचुएशन होती है, उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि इनर लेयर से हमारे पास निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैस्कुलाइनेशन है, आपको पता है कि कौन कौन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं,
आर्म पिट्स में बाल आना, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, वॉइस का चेंज होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं, जो कि फीमेल्स और मेल्स में दोनों में ही अलग अलग डेवलप होते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं। तो और इनके सेक्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ओके। इसके अलावा हमारे पास एड्रिनल मेडुला जो है, जो कि हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर हमको देखने मिल रही है। कॉर्टेक्स की 3 लेयर हो गई, उसके बाद एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पोर्शन एड्रिनल ग्लैंड का जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है, ओके। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट होता है सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा। बेसिकली आपने सुना होगा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, है ना, और उसका नाम भी आप सबने सुना होगा, एड्रेनालिन रश हो रहा है। तो होता क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम में जब चीज़ें ऐसे तरीके से कंडक्ट कराई जाती हैं, जब चीज़ें होती हैं ऐसी कि हाँ आपको एकदम लड़ाई करनी है, अब आपको डर लग रहा है, अब आपको किसी चीज़ से भागना है, उड़ना है, दौड़ना है, तो उस समय पे ये सेक्रेट होता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं, है ना। और इन हार्मोन्स का जो ग्रुप है, या उसको हम एक साथ कहते हैं कैटेकोलामीन्स। तो अगर आपसे वो पूछे कैटेकोलामीन्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो टायरोसिन डिराइव्ड एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हमारे कैटेकोलामीन्स हार्मोन्स होते हैं। एड्रेनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जब आप उड़ते हो तब आपको डर लगता है, उस टाइम ये होता है। आपको लड़ने से पहले होता है, आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हो, जो पहले पैर हिला रहे होते हो नर्वस होते हो, तो उस समय एड्रेनालिन रश आपकी बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है। आपका फैटीग हो गया, शॉक हो गया, फियर हो गया, एक्साइटमेंट है, डेंजर है, इन सभी में एड्रेनालिन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में वैसोडाइलेशन होने लगेगा, स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में, ब्रेन में, सब जगह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एकदम दौड़ने लगेगी, पूरी बॉडी में ग्लूकोज भर जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन एकदम से बहुत तेजी से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने लगेगा, सारे चीज़ों को बढ़ाने लगेगा, ताकि आपकी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है, एकदम आपके पास एनर्जी आ जाए। तो वो एड्रेनालिन की फॉर्म में हमको देखने को मिलता है जब हम ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। तो ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पीनियल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। वो आप ज़रूर से इसको एक नोट्स बनाइएगा कि इस ग्लैंड से हमको क्या मिल रहा है, उसको एक साथ रखिएगा जरूर, है ना। पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे, ज़्यादातर ब्रेन में देखने को मिलती है, वर्टिब्रेट्स में। और ये एक हार्मोन सिंथेसाइज करती है, इसको कहते हैं मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन जो है वो एक सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन है, और सेरोटोनिन बनता है हमारा ट्रिप्टोफैन से। और ये ट्रिप्टोफैन हमको पता है कि कहाँ से मिलता है, ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। तो कहा जाता है कि अगर आप रात में दूध पी के सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, साथ में ट्रिप्टोफैन तो होगा ही, ठीक है। जब ट्रिप्टोफैन आता है तो ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है, और सेरोटोनिन से मेलेटोनिन बन जाता है। और मेलेटोनिन अगर आपकी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है तो आपको क्या होगा, जो आपकी सर्केडियन और सीजनल साइकिल्स है वो हिल जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की जो है वो खराब होने लगेंगी। तो बेसिकली जो सर्केडियन बिहेवियर है, जो आपको पता होना है कि हाँ अब रात हो गई, अब नींद आनी है, ठीक है, अब दिन हो गया, अब नहीं आनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें यही मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलेटोनिन को सिंथेसाइज कर रहा है, ओके। इसके अलावा हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हमको पता है कि हमको हमारे पास कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से हमारे पास T3 और T4 हार्मोन निकल रहे हैं, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से एक्टिवेट हुआ है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ थे, वो थे पैंक्रियाज, वो थे हमारे पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल के आए हैं वो क्यों निकले हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने बोला था पिट्यूटरी से कि आप ये हार्मोन सिंथेसाइज कर दो, ओके। T3 और T4, ये T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे आयोडीन के बैलेंस है उसको बनाते हैं, और उसके साथ मिक्स होके हमारी बॉडी के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाकी फंक्शंस हैं, है ना, उसको मेंटेन करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, क्योंकि समवॉट एप्पल की तरह दिखता है। और यहाँ पे नेक में हमारे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और वहाँ पे इस पे एक्ट किया जाता है, और ये T3 T4 हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते है ना। इसके बाद हमारे पास एक और ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड बेसिकली थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड रहती है ना। ये हमारे थायराइड ग्लैंड हैं, जो दो बड़ी हमको देखने को मिल रही हैं, और इन दो बड़ी ग्लैंड्स में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, यानी कि
2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये जो 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं बेसिकली जो हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट इसके बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है, इसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन, ठीक है। वो पैराथॉर्मोन विटामिन डी के साथ मिलके या विटामिन डी को रेगुलेट करते हुए कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को हमारी बॉडी में बनाता है ना। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे हार्मोन्स जो हैं वो पैंक्रियास से भी सेक्रेट होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। जब सब कुछ हो रहा है तो पैंक्रियास को क्यों छोड़ा जाए, एक लीफ लाइक ऑर्गन है हमारे पास जो कि हमको देखने को मिलता है स्टमक के नीचे की तरफ, और इसके पास दोनों ही फंक्शन होते हैं। कौन से दोनों फंक्शन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही इसके पास फंक्शन होते हैं, जिसमें से एंडोक्राइन पे फोकस करते हुए अगर हम देखें तो 2 हार्मोन हमको मेजरली देखने को मिलते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन हार्मोन्स बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है और ग्लूकागॉन हार्मोन अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही मिलके आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन कोशिश करता है कि ब्लड शुगर को कम से कम किया जाए और ग्लूकागॉन कोशिश करता है ब्लड शुगर को बढ़ाया जाए। तो जब इंसुलिन सेक्रेट होता है तो वो ब्लड को जो शुगर में हमारा ब्लड में जो शुगर होती है उसको सेल्स को पास पहुंचाता है, ठीक है। आपके मसल सेल्स हैं, बाकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे उनको पहुंचाता है ताकि वो मेटाबोलाइज हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कोशिश करता है कि हमारे जो शुगर हैं, जो ग्लूकोज हैं, वो कन्वर्ट हो जाए ग्लाइकोजन में, ठीक। तीसरी चीज़ वो कोशिश करता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है वो कन्वर्ट हो जाए फैट में। इसका जस्ट अपोजिट ग्लूकागॉन करता है, वो कोशिश करता है ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाए और वो हमारे ब्लड में रहे, ठीक है। वो कोशिश करता है कि कम से कम एपिथेलियल सेल्स और मसल सेल्स में हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जाएं। वो कोशिश करता है कि हम फैट्स को, लिपिड्स को तोड़ के ग्लूकोज को बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ हमारे पास ये ऐसा डायग्राम निकल के आता है जिसमें हमको कुछ देखने को मिल रहे हैं हार्मोन्स एक साथ लिखे हुए, जो आप लिख सकते हो। हाइपोथैलेमस से थायराइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हमने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हमको यहाँ पे इनका रोल पता है कि जो कि निकल तो पिट्यूटरी से रहा है लेकिन सेक्रेट हाइपोथैलेमस में हो रहा है। फिर हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो कि ट्राईआइडोथायरोनिन है और थायरॉक्सिन है, जो 2 हार्मोन हमको वहाँ पे T3 T4 देखने को मिल रहे हैं। पीनियल ग्लैंड से हमारा एक हार्मोन निकल रहा है मेलेटोनिन, जो कि हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एंटीरियर ग्लैंड से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इतने हार्मोन निकल रहे हैं। पोस्टीरियर ग्लैंड से हमारे पास ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और जो हमारा ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड है वो सिंथेसाइज या सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, लेकिन हमें एंटीरियर पोस्टीरियर और इतना जानना अभी के लिए बहुत ही काफ़ी है। अगर आप इतने हार्मोन्स का रोल, सोर्स और एक्शन याद रखते हो तो आपको किसी और चीज़ की इस टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। यू गाइज नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ऑफ द गुरु मंत्रा, सो दैट if you have any query you can just tell us and we will resolve that as soon as possible. You can visit this website, okay, for any feedback or anything. So we'll meet you in the next class. So thank you so much.